आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव का संदेश इसे सुनो और जीवन में हमेशा खुश रहो। मित्रों, एक आदमी था जिसका नाम भगवान लाल था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसका बेटा वेद प्रकाश और उसका छोटा भाई रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन भगवान लाल जी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी पत्नी को इतना गहरा सदमा लगा कि वह भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अब भगवान लाल के परिवार में सिर्फ उसका बेटा वेद प्रकाश और उसका भाई रह गए थे। समय बीतता गया और वेद प्रकाश अब सिर्फ अपने चाचा के सहारे ही रह गया था। पिता की मृत्यु के बाद वेद प्रकाश पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। साल भर बाद भगवान लाल के छोटे भाई श्यामलाल की भी शादी हो गई। छोटी बहू रूपमणि स्वभाव से बहुत अच्छी और मिलनसार थी। शादी के कई साल बीतने के बाद भी जब चाची रूपमणि को कोई संतान नहीं हुई तो उसका स्वभाव बदल गया। वह काफी अजीब हो गई थी और बात बात पर वेद प्रकाश को डांटती और ताने मारती रहती। साथ ही घर का सारा काम भी वेद प्रकाश से करवाती। इस बीच सारा व्यापार धीरे धीरे वेद प्रकाश के चाचा श्यामलाल संभालने लगे थे। एक दिन चाची ने न जाने किस बात पर वेद प्रकाश को बहुत डांटा, यहाँ तक कि आज तो उसने वेद प्रकाश पर हाथ भी उठा दिया। गुस्से में आकर शांत स्वभाव के वेद प्रकाश ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अगले दिन सबके जागने से पहले उसने अपने गुल्लक के सारे पैसे निकालकर घर से निकल गया। अब उसके पास सिर्फ पहने हुए कपड़ों के अलावा एक थैले में एक जोड़ी कपड़े थे। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वेद प्रकाश के साथ ऐसा क्या होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। शहर से बाहर निकलते समय वेद प्रकाश ने मंदिर में भगवान के दर्शन करने का सोचा। उस समय उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि पता नहीं अब दोबारा यहाँ वापस आना कब होगा, या राम जाने कभी भी आना ना हो। अब दोस्तों, अगर एक छोटा बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसे डर तो लगेगा ही, लेकिन वेद प्रकाश क्या करता? बेचारा उसकी मजबूरी थी। उसके माता पिता तो थे नहीं और उसके चाचा चाची उससे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए उसे अपने घर से बाहर निकलना ही सही लगा। इस प्रकार सोचते सोचते जब वह मंदिर में भगवान के दर्शन करके निकल रहा था तो उसने सामने एक फकीर को देखा। यह फकीर आराम से बैठा हुआ था। फकीर ने उसे आवाज लगाकर कहा, बेटा, लगता है तुम कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हो। जाते जाते इस फकीर से बस 1 रुपए की एक सीख लेते जाओ। फकीर की आवाज सुनकर वेद प्रकाश रुक गया। वेद प्रकाश के पास गुल्लक में केवल कुछ रुपए ही थे और इस समय 1 रुपए तो उसके लिए बहुत भारी रकम थी। फिर भी उसने सोचा, लोग जाते समय दान पुण्य करके निकलते हैं तो 1 रुपए दान ही सही। मुझे सीख सुननी तो चाहिए, क्या पता जीवन में कहीं काम आ जाए, उसने सोचा। उसने 1 रुपए फकीर को दे दिया और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उस फकीर ने कहा, बेटा, मेरी एक बात याद रखना, मनुष्य को कभी भी यात्रा बिल्कुल अकेले नहीं करनी चाहिए। यदि आदमी ना मिले तो अपने साथ किसी जानवर को ही ले लेना चाहिए। वेद प्रकाश को उसकी बात अच्छी लगी। उसने उस फकीर को 1 रुपया और देते हुए और एक सीख बताने के लिए कहा। फकीर ने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे आदमियों के बिना किसी कारण ही बहुत से लोग दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए यदि कभी भी घर से बाहर कहीं भी भोजन करो तो पहले अपने खाने में से किसी कुत्ते, बिल्ली आदि को खिलाकर बाद में ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अब यह बात भी वेद प्रकाश को ठीक लगी, इसलिए उसने 1 और रुपया देकर उस फकीर से एक और बात बताने के लिए कहा। वह फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारी यात्रा लंबी लगती है। अगर कहीं रुकना भी हो तो ऐसी जगह रुकना जहां दोनों तरफ और आमने सामने घर हो। अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से ही बिछाना और ऐसी नींद सोना जो जरा सी आहट से ही खुल जाती है। अब वेद प्रकाश को उस फकीर की बातें सुनकर मजा आ रहा था।
उसने फकीर को एक और बात बताने के लिए 1 रुपए और दे दिया। फकीर ने वेद प्रकाश से कहा, किसी भी मुसीबत की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल ठंडे दिमाग से निकालना चाहिए। परदेश में आदमी का अपना विवेक ही उसका सच्चा साथी होता है। बेटा, बस अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, मगर मेरी ये चारों बातें हमेशा याद रखना। जीवन में कभी कहीं पर ये बातें तुम्हारे काम जरूर आएंगी। इतना कहकर फकीर वहां से चल दिया और वेद प्रकाश वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वह फकीर उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब वेद प्रकाश भी आगे चला गया, लेकिन चलने से पहले उसने रास्ते के लिए एक दुकान से थोड़ा सा चना और एक बोतल पानी ले लिया। वह सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि इस अनजान यात्रा के लिए साथी कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कुछ कुत्ते एक बिल्ली को परेशान कर रहे हैं। उसने उन कुत्तों को भगाकर बिल्ली को बचा लिया। उसने बिल्ली को थोड़ा सा गुड़ खिलाया और पानी पिलाया। अब वह बिल्ली हल्की आवाज करते हुए उसके पैरों में लौटने लगी। आदमी ना सही, जानवर ही सही, यात्रा में कोई साथी तो होना चाहिए। यह सोचकर वेद प्रकाश ने बिल्ली से पूछा, क्यों बिल्लू, मेरे मित्र बनकर मेरे साथ यात्रा पर चलोगे? शायद बिल्ली वेद प्रकाश की बात समझ गई थी, इसलिए वह फिर से वेद प्रकाश के पैरों में लौटने लगी। अब वेद प्रकाश ने बिल्ली को उठाकर अपने थैले में रख लिया और आगे चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई और वह थक भी गया था। उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची और जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुछ चना खुद खाया और कुछ बिल्ली को भी खिलाया। वह थोड़ी देर ही आराम करना चाहता था, लेकिन वेद प्रकाश की आंख लग गई। अब उस बरगद के पेड़ पर एक नाग और एक गिलहरी रहते थे, जिनकी आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। जब कोई थका हुआ यात्री वहां सोता था तो कौवा आवाज करके नाग को बुला लेता था। नाग उस यात्री को डस कर मार डालता और फिर कौवा उसकी आंखें निकालकर उसका मांस खाता। नाग भी जंगल में बेफिक्र होकर घूमता रहता और जब उसे कोई खतरा होता तो कौवा कांव कांव करके उसे सतर्क कर देता और नाग भाग जाता। आज भी जब कौवे ने वेद प्रकाश को सोते हुए देखा और कांव कांव की तो नाग अपनी बांबी से बाहर आ गया। वेद प्रकाश के पास बैठे बिल्ली को कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाग ने वेद प्रकाश के पैर पर डस लिया और भाग गया। नाग के जाते ही वेद प्रकाश के शरीर में जहर फैलने लगा और वह बेहोश हो गया। बिल्ली को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्र को कैसे बचाए। वह वेद प्रकाश के चेहरे के पास आकर उसे सूंघने और छूने लगा। तभी कौवा वेद प्रकाश के पास आया और उसके चेहरे के पास आने की कोशिश करने लगा। बिल्ली तुरंत सारी बात समझ गया। पहले तो उसने कौवे को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन कौवा अपने शिकार को कैसे जाने देता। कई बार कोशिश करने के बाद जब कौवा धीरे धीरे वेद प्रकाश के चेहरे की ओर आने लगा तो बिल्ली ने झपट कर उसकी गर्दन अपने मुंह में पकड़ ली। अब कौवे की जान खतरे में आ गई और वह छटपटाने लगा। उसने बिल्ली से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ा? बिल्ली ने पहले कौवे को अपने अगले पंजों में अच्छी तरह दबा लिया और फिर कहा, तुम्हारे मित्र ने मेरे मित्र को डसा है, अब तुम उसका मांस खाना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह बिल्ली उस कौवे पर दबाव डालने लगी। बिल्ली ने कहा, पहले अपने मित्र को बुलाकर मेरे मित्र का विष निकालकर उसे जीवित करो। जब तक वह जिंदा नहीं होगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान खतरे में देखकर कौवे ने अपने मित्र नाग को बुलाया और वेद प्रकाश के शरीर से विष निकालने के लिए कहा। नाग ने अपने मित्र की जान खतरे में देखकर तुरंत वेद प्रकाश के शरीर से विष चूसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वेद प्रकाश के शरीर का रंग बदलने लगा और वह होश में आ गया, परंतु अपना ही विष चूसने के कारण नाग निढाल होकर बेहोश हो गया। वेद प्रकाश ने जागकर नाग को बेहोश और बिल्ली को कौवे की गर्दन पकड़े हुए देखा तो तुरंत सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। वेद प्रकाश ने बिल्ली से कहा, इस कौवे और नाग को जीवित नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये दोनों फिर से ना जाने कितने यात्रियों की जान ले लेंगे। वेद प्रकाश की यह बात सुनते ही बिल्ली ने तुरंत अपने मुंह में पकड़कर उस कौवे की गर्दन मरोड़ दी, जिससे कौवे की जान निकल गई। इधर वेद प्रकाश ने अपनी लाठी से उस नाग को कुचल दिया, जिससे वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वेद प्रकाश को फकीर की पहली शिक्षा का स्मरण हो आया, जिसने पहले ही दिन उसकी जान बचाई।
उसने मन ही मन उस फकीर को प्रणाम किया और साथ ही ईश्वर को भी धन्यवाद दिया जिसने वेद प्रकाश को उस बिल्ली को अपना मित्र बनाने की सद्बुद्धि दी। उसने सोचा कि फकीर ने कहा था कि कभी भी कहीं पर भी बेसुध होकर नहीं सोना चाहिए और यात्रा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए। आज उसकी यह बात समझ में आ रही थी। उसने फकीर की शिक्षाओं को फिर से दोहराया क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि फकीर की सभी शिक्षाएं कभी ना कभी उसके काम जरूर आएंगी। साथ ही उसने बिल्ली को भी उठाकर चूम लिया जिसने नाग और कुएं से उसकी जान बचाई थी। इसके बाद वेद प्रकाश ने फिर से बिल्ली को गुड़ चना देकर पानी पिलाया और उसे अपने थैले में डालकर यह सोचते हुए अपनी यात्रा पर चल पड़ा कि पता नहीं आखिर उसे कहाँ ठिकाना मिलेगा। वेद प्रकाश की बाकी यात्रा बिना किसी और संकट के बीती। वह अपने शहर से कहीं बहुत दूर ऐसी जगह जाकर काम करके गुजारा करना चाहता था जहां उसे और उसके परिवार को कोई ना जानता हो, जिससे उसके परिवार की कोई बदनामी भी ना हो। अब यात्रा करते करते उसके पास जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके थे। आज सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था, परंतु वह बिल्ली भी बिना कुछ खाए अब भी उसके साथ ही बना हुआ था। शाम होते होते भूख प्यास के कारण वह बहुत ही ज्यादा थक गया और अब वह थक कर इस नए शहर के मुख्य बाजार में एक पंसारी की दुकान के चबूतरे पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर बिल्ली उसके थैले में से निकलकर हल्की हल्की आवाज करते हुए उसके हाथ पांव छांटने लगा। इस समय पंसारी की वह दुकान भी बंद होने वाली थी। उस दुकान के मालिक सेठ पूरे दिन का अपना हिसाब किताब लिख रहे थे, मगर तभी एक सुंदर से बच्चे को अपनी दुकान के चबूतरे पर बेहोश देखकर वह बैठे ना रह सके और तुरंत उस बच्चे को उठाकर उसके मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब वेद प्रकाश को होश आया तो सेठ जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? देखने में तो तुम किसी अच्छे घर के नजर आते हो, मगर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वेद प्रकाश ने सारी बातें सुनी, लेकिन वेद प्रकाश से कुछ भी बोला नहीं गया। वह फिर से निढाल सा होने लगा तो सेठ जी ने उसे थोड़ा सा खाना खाने को दिया और फिर पानी पिलाया। अब वेद प्रकाश को राहत मिली क्योंकि बिल्ली अभी भी बोल रहा था। यह देखकर सेठ जी समझ गए कि यह बिल्ली भी इस बच्चे का साथी है और भूखा है। उन्होंने उसे भी कुछ खाना और पानी दिया। बिल्ली सब कुछ खा पीकर वेद प्रकाश के पास ही बैठ गया। जब सेठ जी ने दोबारा वेद प्रकाश से उसके बारे में पूछा तो वेद प्रकाश ने अपना असली परिचय छुपाते हुए अपना नाम देव बताया और अपने शहर का नाम भी बदल दिया। उसने बताया कि वह मुसीबत का मारा है और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि उसे कोई काम मिल जाए तो वह मेहनत से काम करेगा और अपना गुजारा चला लेगा। सेठ जी को वैसे भी नौकर की जरूरत थी तो उन्होंने देव से पूछा, बेटा देव तुम क्या काम कर सकते हो? देव ने कहा, सेठ जी थोड़ा बहुत दुकान का काम आता है, वैसे सीखने पर मैं दुकान का कोई भी काम कर लूँगा। जब सेठ जी ने मजदूरी पूछी तो देव ने कहा, सेठ जी आप जो देंगे मुझे मंजूर होगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटा। अब लड़के ने हामी भर दी और कहा, सेठ जी ये सब तो ठीक है, मेरी आपसे एक प्रार्थना और है। सेठ जी ने पूछा, अब क्या बात है? तो देव ने कहा, सेठ जी कुछ खास नहीं, बस मुझे इस बिल्ली को अपने साथ रखने की इजाज़त चाहिए। यह मेरा सफ़र का साथी है और इसने राह में मेरी जान भी बचाई थी। सेठ जी ने हैरान होकर पूछा, इस बिल्ली ने तुम्हारी जान कैसे बचाई? इस पर देव ने राह में गुजरी मुसीबत की कहानी सेठ जी को सुना दी। सब कुछ जानकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे बिल्ली को अपने साथ रखने की इजाज़त दे दी। सेठ जी उसे अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचे। सेठ जी के साथ मैले कपड़े में एक सुंदर बालक को देखकर सेठानी ने सेठ जी से उसके बारे में पूछा तो सेठ जी ने सारी बात सेठानी को बता दी और कहा कि मैंने इसे अपनी दुकान पर नौकर रख लिया है। इससे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाकर बाहर वाले कमरे में इसके सोने की जगह कर दो। इसके बिल्ली को भी कुछ खाने को दे देना। सेठानी ने कहा, चलो ये आपने अच्छा किया। अब तक आप अकेले ही हर काम के लिए परेशान रहते थे, अब ये लड़का कुछ काम तो संभालेगा, आपको भी कुछ तो आराम मिलेगा। खाना खाते समय देव ने पहले अपने बिल्ली को खाना खिलाया और उसके बाद खुद खाया। फिर सोने के लिए उसने आंगन में पड़ी एक खाट बाहर वाले कमरे में डाल ली और सेठानी द्वारा दी हुई ओढ़नी लेकर लेट गया। थका हुआ था तो उसे नींद आ गई। पास बैठा बिल्ली कुछ देर तो उसे टुकुर टुकुर देखता रहा,
फिर दरवाजे के पास जाकर वह भी सो गया। अब देव ने धीरे धीरे दुकान का सारा काम सीख लिया। उसकी लगन और व्यवहार से दुकान का काम भी बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान का काम बढ़कर चौगुना हो गया। देव सुबह से शाम तक खूब परिश्रम करता था। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के कारण उसे भूख भी खूब लगती थी। सेठ जी तो 2-3 रोटी ही खाते थे। सेठानी और उसकी 5 साल की बेटी सुरीति की खुराक भी कम ही थी। जितना भोजन इन तीनों के लिए उतना अकेले देव के लिए। यह देखकर छोटी सी सुरीति को बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन सुरीति की सहेली दीपिका ने देव को दोपहर में भोजन करते देख लिया। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में सुरीति के साथ खेलते हुए उसने कहा, अरे तुम्हारा नौकर इतना ज्यादा खाना अकेला ही खा जाता है, ये तो पूरा भूकालू है। सुरीति को भूकालू शब्द इतना पसंद आया कि उसने देव को इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और अब सेठ जी का व्यापार और भी ज्यादा फैल गया और इसकी वजह सिर्फ देव ही था। देव में इतना दिमाग था कि वह दिन रात व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। सेठ जी ने कहा, कहो तुम्हें क्या कहना है। तब सेठानी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सुरीति अब बड़ी और जवान हो गई है और देव भी जवान है। क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें। मुझे तो देव बहुत ही भाग्यवान लगता है क्योंकि उसी की वजह से आज हम इतने अमीर हो गए हैं और हमारी भी इकलौती बेटी है। तो हमें भी वैसे ही घर जमाई की ज़रूरत है, तो देव ही हमारा घर जमाई बनकर यहाँ रह लेगा और हमारी बेटी को भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेठ जी सेठानी की बात सुनकर चौंक गए कि अचानक सेठानी ये क्या कह रही है। फिर उन्होंने संभल कर कहा, देखो भाग्यवान, बात तो तुम्हारी ठीक लगती है और इसमें फायदा भी है, पर इसमें एक दिक्कत है जिसे शायद तुम भूल रही हो। सेठानी ने पूछा, वह क्या सेठ जी, आप ही बता दो कि मैं क्या भूल रही हूं। सेठ जी बोले, भाग्यवान, यदि हम तुम्हारी बात मानकर वेद प्रकाश की शादी देव से कर देते हैं तो हमें वचन भंग करने का पाप लगेगा। तुम्हें याद होगा कि कुछ साल पहले हम तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी में गए थे। उस वक्त सुरीति केवल 2 साल की थी और खेलते खेलते एक बच्चे के साथ दूल्हा दुल्हन की जगह विवाह की बेदी पर बैठ गई थी। तब पंडित जी ने हंसते हुए कहा था कि क्या दूल्हा दुल्हन से पहले इन्हीं के फेरे करवा दूं। इस पर हंसते हुए दूल्हे के बड़े भाई हरिकृष्ण ने इन दोनों को विवाह बेदी से उठाते हुए कहा था, पंडित जी आज नहीं तो बरसों बाद सही, इन दोनों के फेरे तो आपस में ही होने हैं। अगर इस बिटिया के माता पिता को कोई आपत्ति न हो तो मैं इस कन्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहूंगा जो इसके साथ है। उस समय मैंने भी हंसते हुए कह दिया था कि मैं इस कन्या का पिता हूं और मुझे यह रिश्ता स्वीकार है, पर शादी और विदाई बच्चों के जवान होने पर ही होगी। इसके बाद हम दोनों ने हाथ मिलाकर और गले मिलकर इस रिश्ते को तय कर दिया था, जिस पर वहां उपस्थित सभी बारातियों ने हमें बधाई देते हुए मिठाई भी खिलाई थी। ऐसे में अब हम सुरीति का विवाह किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं, चाहे वह हमें कितना भी पसंद क्यों न हो। सेठानी ने कहा, हाँ जी, आपने यह बात बताई तो थी, क्योंकि उस समय मैं तो बहन को तैयार करने में लगी थी, मगर इतने साल बीत गए, ना उन्होंने कोई खोज खबर ली और ना ही कभी आपने उनसे मिलकर बात करने की कोशिश की। पता नहीं वह लड़का जीवित भी है या नहीं। सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, वह हमारी सुरीति का मंगेतर है, भगवान करे उसे किसी की नजर भी न लगे। सेठानी ने कहा, अब तो वह लड़का भी जवान हो गया होगा, पता नहीं उन्हें वह बात याद भी है या नहीं, क्या पता उसकी शादी भी हो गई हो, तो वह लोग कोई खोज खबर न लेते, कोई संदेश न भेजते। सेठानी की बात को समझते हुए सेठ जी बोले, भाग्यवान, ठीक है, उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली तो हमने भी इतने समय में कभी उनकी खबर नहीं ली है। अब ऐसा करते हैं कि हम उनके पास शादी का मुहूर्त निकलवाने का संदेश लेकर किसी नाई को भेज देते हैं, साथ में कुछ फल और मिठाई भी भेज देंगे। अगर वहां से शादी का संदेशा आया तो हम उस मुहूर्त में सुरीति की शादी सेठ हरिकृष्ण के लड़के से कर देंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी इच्छानुसार आगे इस लड़के से बात करेंगे। लेकिन तब तक तुम इस बारे में सुरीति या देव से कोई बात मत करना, पता नहीं विधाता को क्या मंजूर हो, क्योंकि जोड़ियां तो भगवान ही बनाकर भेजते हैं।
हम तो माध्यम मात्र हैं। सेठानी को यह बात पसंद आई। अगले दिन सुबह सेठ ने देव से कहा, बेटा जल्दी से जाकर अपने नाई को बुला लाओ। देव ने पूछा, सेठ जी वह किस लिए? आज अचानक नाई की क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी ने जवाब दिया, बेटा उसे एक जरूरी संदेश लेकर सुरीति के ससुराल भेजना है। देव को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने सालों में उसके सामने कभी भी सुरीति की ससुराल का जिक्र नहीं आया था। इसलिए उसने पूछा, सेठ जी क्या सुरीति जी की शादी हो चुकी है? मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि उसका ससुराल कहाँ है। सेठ जी ने बताया, अभी सुरीति की शादी नहीं हुई है। कुछ साल पहले एक शादी में सुरीति का रिश्ता सेठ भगवान लाल जी के बेटे वेद प्रकाश से तय हुआ था। इतने सालों में ना तो हमने उनकी कोई खोज खबर ली और ना ही उनकी तरफ से कोई संदेश आया। अब सुरीति जवान हो चुकी है तो अब उसकी शादी करके उसे उसके ससुराल के लिए विदा करना ही चाहिए। इसलिए तुम जाकर नाई को बुला लाओ। ये सारी बातें सुनकर देव को बहुत आश्चर्य हुआ कि वर्षों पहले सुरीति का रिश्ता उसी के साथ तय हुआ था। यह बात तो उसे भी पता नहीं थी, परंतु अपने आश्चर्य और भावनाओं को दबाकर वह नाई को बुला लाया। सेठ ने नाई को समझा बुझाकर सुरीति के ससुराल जाने को कहा। नाई ने कहा, सेठ जी मैं तुरंत चला जाता, परंतु एक समस्या है। मेरी घरवाली को बच्चा होने वाला है। वैद्य जी का कहना है कि दिन पूरे हो गए हैं, अब बच्चा कभी भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं तुरंत वहां नहीं जा सकूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुरक्षित बच्चा होने के बाद बस सूतक खत्म होते ही मैं सुरीति बिटिया की ससुराल चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब इतना समय बीत गया है तो कुछ दिन और सही। नाई सेठ जी को प्रणाम करके चला गया। सेठ जी से सुरीति के बारे में बात करने पर वेद प्रकाश को पहली बार पता चला कि उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, और वह भी उसी सुरीति के साथ जो उसके मालिक की बेटी है। अब तक उसका रिश्ता सुरीति के साथ मालिक की बेटी और नौकर जैसा ही था, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अब नाई उसके घर जाने वाला था। ऐसे में अब उसका भी अपने घर वापस जाना जरूरी हो गया था। उसी दिन शाम को वेद प्रकाश ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैं यहां कई सालों से हूं। इतने समय में मैं भूल ही गया था कि यहां के अलावा भी मेरा कोई और घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। लेकिन अब सुरीति की शादी की बात सुनकर मुझे भी याद आ गया कि मेरे माता पिता ने भी मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, और अब वे लोग भी तो शादी करने की सोच रहे होंगे। इसलिए मेरा घर वापस जाना जरूरी हो गया है। यदि आप मुझे मेरे वेतन में से कुछ धन दे दें तो मैं भी घर वापस जाने की तैयारी करूं। उसकी बात सुनकर सेठ जी ने कहा, अरे तुम इतने साल से हमारे पास रह रहे हो, ये तो तुमने कभी बताया ही नहीं। इतनी बड़ी बात राजे ही रखी। वेद प्रकाश ने कहा, सेठ जी कैसे बताता, गरीबी के कारण घर से मैं कुछ कमाने के लिए निकला था, इसलिए ध्यान बस नौकरी पर ही रहा। रिश्ते की बात तो मैं भूल ही गया था, वह तो सुरीति के रिश्ते की बात से सब याद आ गया। अब आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपने घर परिवार को देखूं। सेठ जी को ना चाहते हुए भी कहना पड़ा, अरे क्यों नहीं, अब तो जवान भी हो गए हो तो घर बसाना तो बनता ही है। कल मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम दे दूंगा, फिर तुम घर जाने की तैयारी कर लेना। मगर तुम्हारी रकम तो काफी बड़ी हो गई है और तुम्हारा रास्ता भी लंबा है, सो कुछ सोचा है कि इतना धन कैसे लेकर जाओगे। रास्ते में चोर डाकू मिल गए तो जान भी खतरे में पड़ सकती है। सेठ जी की बात सुनकर वेद प्रकाश भी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि सेठ जी की बात बिल्कुल सही थी। इसी सोच में वेद प्रकाश को रात भर नींद नहीं आई, लेकिन रात भर में उसने अपनी समस्या का हल सोच लिया था। अगले दिन सेठ जी से रकम मिलने के बाद वह सीधा बाजार में जौहरी के पास गया। वहां उसने कुछ कीमती रत्न खरीद लिए। फिर वह उन रत्नों को लेकर एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने सावधानी से उन रत्नों की थैली वेद प्रकाश की मर्जी के अनुसार उसकी दोनों जांघों के मांस में सिल दी और ऊपर से टांके लगा दिए। अब वैद्य की फीस देने के बाद वेद प्रकाश के पास केवल राह खर्च के लिए रकम बची थी। अब वह रात को घर आया और सो गया। सुबह वह सेठ जी से विदा लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलते समय उसे बरसों पहले के फकीर की शिक्षा याद आ गई, जिसके कारण आते समय जंगल में उसकी जान बच पाई थी। इतने वर्षों के बाद भी अपने गांव जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। अब उसे वहां एक रथ मिल गया।
रथ वाले से बात करने पर कुछ किराए पर उसे यात्रा की अनुमति मिल गई। जब रथ के ड्राइवर ने उसे देखा तो उसकी मन में लालच आ गया कि जरूर यह आदमी वर्षों बाद यहाँ आया है तो इसके पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन वह कहाँ है यह पता नहीं चल रहा था। इसीलिए उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। अब वह ड्राइवर एक चालाक आदमी था। वेद प्रकाश के कपड़े देखकर उसने समझ लिया कि यह अमीर आदमी है। कई साल बाद घर लौटने का मतलब यह भी है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि आदमी घर से दूर प्रदेश में धन कमाने के लिए ही जाता है। ड्राइवर ने वेद प्रकाश से कहा, बाबू आपको तो अपने गांव जाना है, पर अभी रात हो गई है। इस समय आपके गांव की कोई सवारी नहीं मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप रात भर यहीं रुक जाएं। कल सुबह मुझे भी आपके गांव ही जाना है। मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। वेद प्रकाश ने कहा, चाचा रात को ठहरने के लिए मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो। सुबह मैं आपके साथ ही अपने गांव चलूँगा। ड्राइवर ने कहा, बाबू मुझे ठहरने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं पता जो अनजान यात्री के लिए सुरक्षित हो। इससे पहले मैंने एक दो जगह यात्रियों को ठहराया था, मगर बाद में सुनने में आया कि उन्हें सराय वालों ने ही लूट लिया। पता नहीं वे बेचारे कैसे अपने घर पहुंचे होंगे। मुझे इस बात का अभी तक बहुत दुख है कि मैंने उन्हें वहां सराय में छोड़ा था। ड्राइवर की बात सुनकर वेद प्रकाश थोड़ा घबरा गया और उसने पूछा, चाचा तो फिर आप ही बताओ, मुझे रात को कहाँ ठहरना चाहिए जिससे मैं सुरक्षित अपने गांव पहुंच सकूं। ड्राइवर ने कहा, बाबू आप बड़े आदमी हैं, मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, मगर आपने मुझे चाचा कहा है, यह आपके अच्छे संस्कारों को बताता है, वरना एक गजवान को इतनी इज्जत कौन देता है। आपने मुझे इज्जत दी, इसलिए मुझे भी आपके प्रति जिम्मेदारी महसूस हो रही है। यदि आप ठीक समझें तो मेरी गरीब की कुटिया में किसी तरह यह रात गुजार लें। सुबह हम गांव के लिए निकल ही पड़ेंगे। मेरे घर में जो कुछ भी रूखा सूखा बन सकेगा मैं उसी को आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। वैसे भी अतिथि की सेवा करना मेरा धर्म है, इसलिए रात रुकने और खाने का मैं आपसे कोई भी मूल्य नहीं लूंगा। वेद प्रकाश के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ड्राइवर उसे शहर के बाहर एक बस्ती में अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार से वेद प्रकाश का परिचय करवाया और अपनी पत्नी से उसके लिए कुछ अच्छा भोजन बनाने को कहा। इस बीच वेद प्रकाश ने अपने बिल्ली के साथ आसपास घूमते हुए कई साल पहले फकीर द्वारा दी गई शिक्षाओं को फिर से याद किया और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने देखा कि ड्राइवर का घर बस्ती के एक किनारे पर था। यह देखकर वह और अधिक सतर्क हो गया। जब वेद प्रकाश अपनी बिल्ली के साथ घूमने निकला तो ड्राइवर ने अपनी पत्नी को बताया कि वेद प्रकाश बरसों बाद कमाकर अपने गांव वापस जा रहा है। ऐसे में उसके पास काफी पैसे होंगे। अगर किसी तरह उससे ये पैसे ले लिए जाएं तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। ड्राइवर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या किसी ने उन्हें वेद प्रकाश के साथ घर में आते देखा है। ड्राइवर ने कहा कि रात को घर लौटते समय शायद ही किसी ने उन्हें साथ देखा हो। अब दोनों ने अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर वेद प्रकाश की दौलत हड़पने की योजना बना ली। जब तक वेद प्रकाश घूमकर वापस आया तब तक खाना तैयार हो चुका था। वेद प्रकाश को देखते ही ड्राइवर ने उसे खाने के लिए बुलाया। वेद प्रकाश हाथ मुंह धोकर ड्राइवर के साथ खाने बैठ गया। दोनों के सामने खाना परोसा गया। तभी वेद प्रकाश को फकीर की दूसरी शिक्षा याद आ गई। उसने थाली के चारों ओर पानी घुमाकर जमीन पर डाल दिया और फिर अपने खाने में से 5 निवाले निकालकर अपनी बिल्ली को दे दिए। बिल्ली ने उन्हें खा लिया और वेद प्रकाश ने धीरे धीरे एक पूरी रोटी सब्जी के साथ बिल्ली को खिला दी। इसी दौरान जब वेद प्रकाश की नज़र ड्राइवर से मिली तो ड्राइवर नजरें चुराने लगा। इस पर वेद प्रकाश ने हंसते हुए कहा, ये बिल्ली पिछले 12 साल से मेरे साथ है और मैंने चाहे खुद भूखा रह लिया हो, इसे कभी भूखा नहीं रखा। पहले इसे खिलाकर ही मैं खाना खाता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मगर इसी बीच बिल्ली अचानक ज़मीन पर लेट गई। यह देखकर वेद प्रकाश तुरंत खाना छोड़कर उठ गया। वेद प्रकाश समझ गया था कि खाने में कुछ गड़बड़ है। अपने बिल्ली को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर ड्राइवर ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, यह क्या हुआ? क्या तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया? यह बिल्ली कैसे मर गया? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद अंधेरे में सब्जी बनाते समय कोई जहरीला कीड़ा सब्जी में गिर गया होगा।
अच्छा हुआ कि आप दोनों ने खाना नहीं खाया, नहीं तो आज तो बड़ी मुसीबत हो जाती। आपके प्राण भी संकट में पड़ जाते और मेहमान की जान जाने का पाप भी हमारे सिर पर आ जाता। ईश्वर ने बिल्ली के माध्यम से हम सबको बचा लिया। ड्राइवर ने अपनी पत्नी से कहा, अब क्या होगा? क्या हमें मेहमान को भूखा रखने का पाप नहीं लगेगा? पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब भी सबके लिए दोबारा खाना बनाती हूँ। वेद प्रकाश ने कहा, नहीं जी, अब मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। यह बिल्ली पिछले कई सालों से मेरे दुख सुख का साथी रहा है। अनेक मौकों पर इसने मेरा साथ दिया है और आज भी जाते जाते हम सबकी जान बचा गया। बस किसी तरह रात गुजर जाए तो मैं भी अपने घर चला जाऊं। यह देखकर ड्राइवर ने फिर उस भोजन के लिए नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी को उसके लिए बिस्तर बिछाने के लिए कहा। अब वेद प्रकाश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह और अधिक सावधान हो गया था। उसको फकीर की तीसरी शिक्षा याद आ गई। वह चारपाई के पास गया। उसने चारपाई पर लेटने से पहले चादर उतारकर झटकना शुरू किया तो उसने देखा कि यह चारपाई तो एक कुएं के ऊपर बिछी हुई है और उस पर कच्चे सूत की बुनाई की हुई थी, जो कि चादर के झटकते ही टूट गई। यह देखकर किसी के कुछ कहने से पहले ही ड्राइवर की पत्नी को डांटते हुए वह कहने लगा, नालायक, तुझे हमेशा ही मजाक सूझता है। अनजाने मेहमान से भी कभी मजाक किया जाता है? चल जा, इस मेहमान के लिए वहां आंगन के बीच में दूसरी चारपाई बिछा। इन सब घटनाओं से वेद प्रकाश समझ गया कि वह तो ठगों के घर में फंस गया है और यहां पर उसकी खैर नहीं है। यदि किसी तरह यहां से सकुशल निकलकर अपने घर पहुंच पाया तो ईश्वर की बहुत भारी कृपा होगी। उसने मन ही मन उस फकीर का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसकी शिक्षाओं ने 3 बार उसकी जान बचाई। उसने ड्राइवर से कहा, मैं तो वैसे ही घाट पर नहीं सोता। जब से घर से निकला हूं जमीन पर सोने की आदत हो गई है। चारपाई पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने चादर उतारकर झटक दी ताकि जमीन पर बिछा सकूं। लेकिन अब भोजन वाली घटना के बाद जमीन पर सोना भी सुरक्षित नहीं लग रहा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी छत पर चादर बिछाकर सोना पसंद करूंगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जहरीले जंतु नहीं पहुंच पाएंगे। ड्राइवर ने सोचा कि यह तो और भी अच्छी बात है। यह छत से भागकर कहां जाएगा? किसी भी तरह हम इसकी दौलत छीन ही लेंगे। इसलिए उसने वेद प्रकाश को छत पर सोने की इजाजत दे दी। वेद प्रकाश ने सोचा कि गर्मी के मौसम में कई लोग छत पर सोना पसंद करते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों की निगाह में रहने से उसके जीवन को विशेष खतरा नहीं होगा। वेद प्रकाश अपना सामान लेकर छत पर लेट गया। वह सोच रहा था कि एक ही दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया। उसने फकीर की तीसरी शिक्षा याद करके तय किया कि वह आज रात बिल्कुल नहीं सोएगा। क्या पता रात में सोते समय क्या मुसीबत आ जाए। उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। इधर वेद प्रकाश छत पर सोने गया और उधर ड्राइवर और उसका परिवार आपस में बातचीत करने लगे। ड्राइवर ने कहा, अब हम क्या करें? ये 2 बार बच गया है। अब तो उसे हम पर शक भी हो चुका है। अब तो हम इसे छत पर खुलेआम मार भी नहीं सकते। कहीं यह चिल्ला पड़ा और लोगों को पता चल गया तो हम सारे मारे जाएंगे। अब इसे लूट पाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अब हमें इसकी दौलत को भूलकर इसे लूटने का इरादा त्याग देना चाहिए। ड्राइवर की पत्नी अनुभवी होने के साथ साथ बहुत लालची भी थी। लालच के मारे उससे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने कहा, जो काम किसी भी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता वह प्यार से हो सकता है। हमारी तीनों बेटियां जवान भी हैं और समझदार भी। यह किसी भी तरह इस लड़के को बहला फुसलाकर अपने बस में कर लेगी। अब लड़का जवान है, जल्दी ही काबू में आ जाएगा। तुम जाकर आराम से सो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा, भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम इतना बड़ा खतरा उठा ही रही हो तो इसकी दौलत हमारे हाथ जरूर लगनी चाहिए। ड्राइवर की पत्नी ने अपनी तीनों बेटियों को समझाया कि गर्मियों के मौसम में रात छोटी होती है, इसलिए हमारे पास कुछ ही घंटे का समय है। इसी थोड़े से समय में उसकी दौलत हमारे पास आ जानी चाहिए। तुम तीनों के पास उस लड़के को बहला फुसलाकर उसकी दौलत निकलवाने के लिए थोड़ा ही समय है। ड्राइवर की सबसे बड़ी बेटी बोली, माँ ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये काम तो मैं अकेली ही कर दूंगी। इन दोनों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब मेरा समय हो जाए तो कुछ बर्तन गिराकर उनकी आवाज़ कर देना। आवाज़ सुनकर मैं वापस आ जाऊंगी, जिससे मेरे बाद छोटी कोशिश कर सके। उन चारों औरतों ने आपस में मिलकर सब कुछ तय कर लिया। उधर
वेद प्रकाश छत पर लेटे हुए कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। उसके मन में एक ही विचार आया कि अब न जाने कौन सी मुसीबत आएगी, परंतु यह कोई मुसीबत नहीं थी। यह वही सुंदर लड़की थी जिसने उसके सामने जहरीला भोजन परोसा था। अब बड़ी बेटी ने दौड़कर वेद प्रकाश के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी एक छोटी सी गलती के कारण आपकी जान जा सकती थी। उसकी बात सुनकर वेद प्रकाश ने सरल स्वभाव से कहा, कोई बात नहीं, देवी होने को कोई टाल सकता है, और जब कुछ बुरा हुआ ही नहीं तो तुम क्यों पछतावा कर रही हो? शायद इसी बहाने से मेरे प्यारे बिल्ली की मृत्यु लिखी थी, मगर रात के इस समय तुम यहाँ क्यों आई हो? यदि तुम्हारे माता पिता ने देख लिया तो उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी जवान बेटी रात को यहाँ एक अजनबी के साथ है। बड़ी बेटी ने जवाब दिया, इस वक्त सभी सो रहे हैं और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि तुम मुझे उसी वक्त भा गए थे जब तुम शाम को बापू के साथ हमारे घर आए थे। तब से मैं तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। मेरा दुर्भाग्य है कि इसी बीच में वो हादसा हो गया जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। वेद प्रकाश ने कहा, देखो, मेरा रिश्ता तो पहले ही हो चुका है। अब बड़ी बेटी ने नाटक करते हुए कहा, अरे तुमने ये क्या कह दिया? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। चलो, जैसी भगवान की मर्जी, जीवन भर ना सही, एक रात का साथ ही सही, आज रात के लिए तो मैं बस तुम्हारी ही हूं। इस तरह सरिता ने ना जाने कितनी प्यार भरी बातें की और उन्हीं बातों के बीच वेद प्रकाश की दौलत के बारे में जानने की कोशिश भी की, मगर वेद प्रकाश सब समझ रहा था, इसलिए उसने अपना सब भेद छुपाकर ही रखा। अब बड़ी बेटी कुछ ही समय में समझ गई कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। उसे वेद प्रकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह खुलेआम एक छुरा लेकर उसकी छाती पर सवार हो गई और धमकी देकर बोली, जल्दी से अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर दे, वरना इस छुरे से अभी तेरी गर्दन काट दूंगी। उसका यह रूप देखकर वेद प्रकाश एक पल के लिए सकपका गया, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाल कर हंसते हुए कहने लगा, अरे तुम्हें किसने बहका दिया कि मेरे पास कोई दौलत है? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, कमाने के लिए निकला था। दुनिया भर के धक्के खाकर परेशान होकर अब वापस घर जा रहा हूँ। मैं तो यह सोचकर अपने घर लौट रहा था कि जब किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है तो दूसरे प्रदेश में ना रहकर अपने देश में ही मेहनत मजदूरी करके पेट भर लूंगा। किसी मुश्किल समय पर या वक्त जरूरत पर कम से कम कुनबे वाले तो मेरे आसपास होंगे। तू किसी धोखे में मत रहना, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। अब बड़ी बेटी ने छुरा उसके गले की तरफ ले जाते हुए फिर धमकी दी, लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरे द्वारा खाने में डाले गए जहर से तो तू बच गया, मगर इस छुरे से नहीं बचेगा। वेद प्रकाश ने हिम्मत करके कहा, देवी, मुझे मारकर तुम्हें कोई दौलत नहीं मिलेगी। यह सुनकर ड्राइवर की बड़ी बेटी उसके पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप बहुत अमीर हैं, इसीलिए मैं आपके पास आ गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यह बात मेरे घर वालों को मत बताना, वरना वे मुझे मार देंगे। वेद प्रकाश ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। अब वह बड़ी बेटी नीचे आ जाती है और ड्राइवर की पत्नी को सब सच बताती है कि वेद प्रकाश के पास कुछ भी नहीं है और वह तो गरीब आदमी है। तब ड्राइवर की पत्नी कहती है, किसी ने ऐसा क्यों बताया कि उसके पास धन संपदा है? वह तो झूठ ही बोला है। बड़ी बेटी ने कहा, मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वह मुझे नहीं हो पाएगा। तब उसकी छोटी बहन ने कहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। तब उसकी छोटी बेटी विमला ने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि शायद मैं कुछ दौलत ले आऊं और कुछ मज़े कर सकूं। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। जब वेद प्रकाश ने देखा कि कोई और ऊपर आ रहा है तो वह घबरा गया और खड़ा हो गया। विमला उसके पास आई, उसे गले लगाया और कहा कि तुम बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे प्यार है। अब वेद प्रकाश समझ गया था कि यह भी मुझसे पैसा लेने आई है। उसने कहा, देखो तुम्हारे पीछे कौन है। जैसे ही विमला ने पीछे मुड़कर देखा, वेद प्रकाश जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा और उनके घर से बाहर निकल गया। वह तब तक भागता रहा जब तक वह गांव से बाहर नहीं आ गया। ड्राइवर और उसका परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बहुत दूर जा चुका था। अब ड्राइवर, उसकी पत्नी और बेटियां बहुत पछता रही थीं कि उनके हाथ से पैसा निकल गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा थोड़े ही होता है। घर आया हुआ मेहमान तो भगवान के बराबर होता है। हमें कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
बल्कि उसे भगवान के समान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। अब दोस्तों, वेद प्रकाश अपने गांव पहुंच गया था। अब वह गांव पहुंचते ही सबसे पहले गांव के बाहर बने मंदिर की तरफ गया और उसने पूछा कि यहाँ पर 12 साल पहले एक भिखारी रहता था, वह कहाँ गया? आसपास के लोगों ने बताया कि उस दिन के बाद से किसी ने भी उस भिखारी को नहीं देखा कि वह कहाँ चला गया है। लेकिन तभी वेद प्रकाश ने देखा कि पास के एक पुराने खंडहर से एक आदमी बाहर आ रहा है। उस फकीर को अपने सामने देखकर वेद प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वेद प्रकाश ने तुरंत झुककर उस फकीर के पैर छू लिए। फकीर ने हंसकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों बेटा, तुझे मेरी शिक्षाएं याद हैं या इन सालों में सब कुछ भूल गया? वेद प्रकाश ने उत्तर दिया, गुरुजी, सब कुछ याद है। आपकी शिक्षाओं की बदौलत ही मैं इस समय आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। मुझे आपकी एक एक शिक्षा याद है। क्या मैं आपको सुनाऊं? फकीर फिर से हंस पड़ा और बोला, चल सुना, मैं भी देखूं कि तुझे क्या क्या याद है। वेद प्रकाश ने सुनाना शुरू किया। गुरुजी, आपकी पहली शिक्षा थी कि कोई भी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। आदमी नहीं तो कोई जानवर ही सही, लेकिन साथ अवश्य होना चाहिए। आपने दूसरी शिक्षा यह दी थी कि अनजान जगह पर खाना खाते समय खुद खाने से पहले अपने भोजन में से कुछ भाग किसी पशु पक्षी को खिलाकर उसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। गुरुजी, आपकी दी हुई तीसरी शिक्षा थी कि अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से झाड़कर बिछाना। आपकी दी हुई चौथी शिक्षा थी कि मुसीबत के समय विवेक ही सबसे अच्छा मित्र है, अर्थात ठंडे दिमाग से सोच समझकर मुसीबत से निकलने का उपाय करना चाहिए। गुरुजी, आपकी दी हुई इन शिक्षाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। फकीर ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुमने एक मामूली फकीर की शिक्षा इतने दिनों तक याद रखी, कमाल है। यही बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो लोग पीठ फिरते ही इंसान को भूल जाते हैं। किसी की बात याद रखना तो बहुत दूर की बात है। बेटा, तू बहुत नेक और समझदार इंसान है। अच्छा चल, आज मुफ्त में मेरी एक बात और सुन ले। इस बात को हमेशा याद रखना कि रिश्तेदारों का असली व्यवहार तभी सामने आता है जब आदमी गरीब हो। बेटा, पैसा पास हो तो हजारों मित्र बन जाते हैं, मगर खास मित्र या असली रिश्तेदार वही होता है जो गरीबी के समय में मुंह ना फेरे और हर संभव तरीके से मदद करे। इतना कहकर फकीर बाबा चुप हो गए और वेद प्रकाश के चेहरे के भाव देखने लगे। फकीर बाबा को अपनी तरफ देखते पाकर वेद प्रकाश ने कहा, बाबा, मैं समझ गया। आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी यह बात भी जरूर ध्यान में रखूंगा। इसके बाद वेद प्रकाश ने अपने पास बचे हुए सारे रुपए उस फकीर बाबा को दे दिए। उसने फकीर के चरण छूकर पूछा, बाबा, अब आपके दर्शन फिर कब होंगे? फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब तू भी तो सयाना हो गया है। अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं रही। मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। जा, अपने जीवन में नेकी करते रहना, कभी भी धोखा नहीं खाएगा। आज तक भी तेरी नेकी ने ही तुझे बचाया है। मेरा तो बस बहाना था। भगवान तेरी रक्षा करेंगे। ये कहकर फकीर तेजी से पलटा और वहां से चल पड़ा। वेद प्रकाश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर रमता जोगी और बहता पानी कब किसी के रोके रुके हैं। मंदिर का पुजारी नजदीक ही सब देख रहा था। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो फकीर पिछले 12 सालों में एक बार भी मंदिर या नगर में दिखाई नहीं दिया था, वह वेद प्रकाश के प्रदेश जाते वक्त और फिर वेद प्रकाश के वापस आने पर अचानक कहाँ से आ गया और अब कहाँ चला गया। वह पुजारी वेद प्रकाश के पास आया और बोला, बेटा, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं ही एक फकीर के रूप में तुम्हें शिक्षा देने आए थे। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। पुजारी ने अनायास ही भगवान के सामने रखे फूल उठाकर वेद प्रकाश को प्रसाद के रूप में दे दिए। फकीर के जाने के बाद वेद प्रकाश ने पुजारी से मिले फूल अपने माथे से लगाकर अपने थैले में डाल लिए। फकीर से मिलने के बाद अब उसे एक शांति सी अनुभव हो रही थी। अब वह भविष्य के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि घर कैसे जाया जाए। अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए वह सोचने लगा कि वापस घर जाने पर चाचा चाची का व्यवहार कैसा होगा, पता नहीं। उसके चचेरे भाई बहन उसे कैसे मिलेंगे, यह सब तो घर पहुंचने पर ही पता चलेगा।
इस वक्त तो मेरे पास किसी के लिए कोई उपहार ले जाने के लिए धन भी नहीं है। वह घर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसके मन में फकीर की आज की दी गई शिक्षा को परखने की बात आ गई। उसने सोचा, यदि मैं धन, उपहार आदि लेकर अपने घर जाऊंगा तो शायद मुझे वहां अच्छा व्यवहार ही मिलेगा, मगर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे वस्त्र भी फट गए हैं और कंधे में खंजर का घाव भी है। देखते हैं मुझे इस हालत में देखकर वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले उसने सोचा कि शाम के समय अपने चाचा की दुकान पर जाए। उसने यह भी तय कर लिया था कि अगर चाचा का व्यवहार अच्छा होगा तो ही घर जाएगा, नहीं तो उसे अपने लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह शाम तक शहर में इधर उधर घूमता रहा। पैसे तो उसने सारे फकीर को दे दिए थे, इसलिए वह दिन भर भूखा ही रहा। दिन ढलते ही वह अपने चाचा की दुकान पर पहुंचा। धीरे धीरे चलते हुए वह दुकान के पास पहुंचा और भूख प्यास से निढाल होने का नाटक करते हुए दुकान के सामने चबूतरे पर गिर पड़ा। वेद प्रकाश के गिरने की आवाज सुनकर उसके चाचा दुकान से बाहर आए और नौकर को पानी लाने के लिए कहा। पानी के छींटे देकर वेद प्रकाश को होश में लाया गया। सेठ चाचा श्यामलाल ने वेद प्रकाश को पहचान नहीं पाया था। इतने में वेद प्रकाश के चारों तरफ कई लोग इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे। सेठ ने वेद प्रकाश को गुड़ और पानी दिया। गुड़ खाकर और पानी पीकर वेद प्रकाश कुछ सचेत हुआ तो सेठ चाचा श्यामलाल ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? वेद प्रकाश ने जवाब दिया, सेठ जी बस किस्मत का मारा हूं, यही मेरा परिचय है। दुनिया में भटकते हुए फिर से अपने गांव आ गया हूं, पता नहीं यहां ठिकाना मिलेगा या नहीं। सेठ चाचा श्यामलाल को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी तो उन्होंने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। वेद प्रकाश की आवाज सुनकर और उसे सामने पाकर उनकी आंखों से आंसू टपक गए। उन्होंने कहा, वेद प्रकाश बेटा तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? इतने दिन तुम कहाँ रहे? क्या इतने दिनों में तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं आई? सेठ चाचा श्यामलाल ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले और वेद प्रकाश को गले से लगा लिया। इसके बाद सेठ जी ने कहा, चल बेटा अपने घर चल, तेरे बिना हमारा घर बिल्कुल सूना है। तेरी चाची भी बरसों से तेरे वापस आने की राह देख रही हैं। अब वह खुद वेद प्रकाश को लेकर घर की ओर चल पड़े। दोनों के मन में ढेर सारे सवाल थे, मगर दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे। वेद प्रकाश शायद सेठ चाचा के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार और चाची के 12 साल पहले के व्यवहार के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर चाचा श्यामलाल शायद इसलिए कुछ कहने से डर रहे थे कि वेद प्रकाश को फिर से कुछ बुरा न लग जाए और वह घर जाने से ही इनकार न कर दे। जल्दी ही दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर दरवाजे से ही सेठ चाचा ने आवाज लगाई, रूपमनी, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। अंदर से उसकी चाची रूपमनी की आवाज आई, कौन आएगा जी? कोई भी आए, मुझे उससे क्या? मेरा बेटा तो नहीं आया ना? मेरा वेद प्रकाश तो नहीं आया और आएगा भी नहीं। उसके साथ मैंने बर्ताव ही ऐसा किया था। मैंने उसे इन्हीं हाथों से बहुत मारा था। मेरे ये हाथ उस वक्त टूट क्यों नहीं गए? रूपमनी ने अंदर से ही जवाब दिया और रोते हुए अपने हाथों को धरती पर पटकने लगी। अब वेद प्रकाश को अपने चाचा चाची के प्यार पर कोई संदेह नहीं रहा। वह तेजी से घर में घुसा और उसने आगे जाकर अपनी चाची के हाथ पकड़ लिए और बोला, चाची, मेरी प्यारी चाची, मैं तुम्हारा वेद प्रकाश ही तो हूँ। चाची, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वेद प्रकाश को इस प्रकार अचानक अपने सामने देखकर उसकी चाची रूपमनी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वेद प्रकाश को देखकर उसने कहा, क्या मेरा बेटा आ गया? हाँ, क्या मेरा वेद प्रकाश आ गया? हाँ, ये मेरा बेटा ही तो है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे बहुत मारा था बेटा, मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर रूपमनी ने वेद प्रकाश के पांव पकड़ लिए। अब वेद प्रकाश को बहुत ही संकोच हो रहा था। चाची उसके पांव क्यों पकड़ रही थी, उससे माफ़ी मांग रही थी, मगर उसने ऐसा किया ही क्या था? अगर वेद प्रकाश की माँ होती तो क्या वह उसकी गलती पर उसे नहीं मारती या डांटती? हाँ, ज़रूर मारती, मगर शायद उतना नहीं जितना उसकी चाची ने उसे मारा था। लेकिन वह तो कई साल पहले की बात थी। आज की चाची अपने किए पर इतना पछता रही थी कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था। वेद प्रकाश ने अपने पैर दूर कर चाची को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, चाची,
मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही थी। और ऊपर से यह भी बचपना था कि मैं घर छोड़कर भाग गया। चाची, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी इस गलती के कारण बहुत दुख भी उठाया है। मैं तुमसे दूर जाकर कभी भी चैन से नहीं सो पाया। देखो, दुनिया भर में धक्के खाकर फिर से तुम्हारी गोद में वापस आकर ही मुझे चैन मिला है। चाची सोच रही थी, वेद प्रकाश ये सब क्या कह रहा है। वह सोच रही थी, पता नहीं मेरे लाल ने मेरे कारण कितने दुख सहे होंगे। चाची की ये सब बातें सुनकर और उसे इस प्रकार रोते देखकर वेद प्रकाश सोचने लगा कि ऐसा तो केवल जन्म देने वाली माँ के साथ ही हो सकता है। क्या चाची सचमुच उसे अपना बेटा ही मानने लगी है? अब तो वेद प्रकाश की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। अब तक सेठ चाचा श्यामलाल भी अपने आंसू रोके हुए थे, परंतु उन दोनों को रोते देखकर उनकी आंखों का बांध भी टूट गया। वह भी हिचकिचाते हुए रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या करें। वे तीनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अब चाची वेद प्रकाश से कह रही थीं, बेटा, वादा कर कि अब तू अपनी चाची को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, अगर अब की बार तू मुझे छोड़कर गया तो शायद अपनी चाची को जिंदा नहीं देख पाएगा। अभी तक मैं बस तुझसे माफ़ी मांगने के लिए जिंदा थी। तू मुझे माफ़ कर दे बेटा। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ़ किया, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। चाची की जिद देखकर वेद प्रकाश को कहना ही पड़ा, अच्छा चाची, मैंने तुझे माफ़ किया। वेद प्रकाश ने हंसकर कहा, चाची, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। चाची बोली, अरे मुझे मना रहा है। अच्छा चल, मैंने भी तुझे माफ़ किया। अब बता, क्या खाएगा? मैं तेरे लिए क्या बनाऊं? बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं बनाया, पता नहीं कैसा बनेगा। वेद प्रकाश ने कहा, चाची, तुम अपने हाथ से जो भी बनाओगी मेरे लिए वही अमृत होगा, मगर जो भी बनाओ जल्दी बनाना। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। आखिर मैंने भी तो बरसों से घर का कुछ भी नहीं खाया है। माँ बेटे दोनों का सारा गिला शिकवा आंसुओं के साथ बह गया। दोनों का हृदय भी निर्मल हो गया। उसके बाद चाची वेद प्रकाश के लिए खाना बनाने चली गई। चाची रूपमणि, जो वेद प्रकाश के आने से पहले तक बहुत कमज़ोर थीं और कुछ भी काम नहीं कर पाती थीं, अब देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है। वह बहुत खुश थीं और आज रात उन्होंने वेद प्रकाश के लिए उसकी मनपसंद बाजरे की रोटी और दाल बनाने का फैसला किया। इधर सेठ चाचा भी चकित थे कि वेद प्रकाश के आते ही रूपमणि में न जाने कहां से ढेर सारी ऊर्जा आ गई थी। खाना बनाने वाली सेविका भी रसोई में ही थी और वह भी इस सारे घटनाक्रम को आश्चर्य के साथ देख रही थी। मालकिन की फुर्ती और रसोई बनाने की कोशिश तो वह पहली बार देख रही थी। सेठ जी ने सेविका को बुलाकर रूपमणि का ध्यान रखने के लिए कह दिया, क्योंकि काफी समय से रूपमणि न तो ठीक से खा रही थी और न ही उनकी तबीयत ठीक थी। इधर सेठ जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात शुरू करें तो कैसे करें। उनके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। वह जानना चाहते थे कि वेद प्रकाश यहाँ से कहाँ गया था, उसने वहाँ क्या किया और फिर उसे वापस आने की कैसे सूझी। इस तरह बहुत से सवाल उनके दिल दिमाग में घूम रहे थे। इधर वेद प्रकाश की निगाह भी घर में चारों तरफ घूम रही थी। वह न जाने क्या देखना चाहता था। सेठ चाचा श्यामलाल ने उसे इस प्रकार चारों तरफ देखते पाकर उससे पूछ ही लिया, बेटा क्या बात है, तुम चारों तरफ क्या देख रहे हो? वेद प्रकाश ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। क्या वे कहीं गए हुए हैं? चाचा बोले, बेटा कैसे भाई बहन? तुम्हारे जाने तक तो रूपमणि को कोई संतान हुई ही नहीं थी। बाद में वैद्य जी को दिखाने पर वैद्य जी ने कहा कि रूपमणि को तो संतान हो ही नहीं सकती। उसके बाद तो वह पागल सी हो गई थी और दिन रात बस तुम्हें ही याद करके रोया करती थी। कुछ रिश्तेदारों और जानकारों ने किसी बच्चे को गोद लेने की सलाह भी दी, मगर रूपमणि ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि यह तो मेरा बेटा वेद प्रकाश मेरी गोद में वापस आएगा या कोई भी नहीं। यह कहते कहते चाचा जी की आंखों से भी आंसू टपकने लगे थे। उसके बाद वेद प्रकाश ने चाचा जी को गले लगा लिया और उनसे कहा, चाचा जी अब आप क्यों रोते हैं? मैं तो वापस आ गया ना, अब जल्दी ही चाची जी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भावुक होकर चाचा जी कहने लगे,
हाँ बेटा, बहुत हो गया, अब मुझसे कुछ भी संभालना नहीं जाता। तुम वापस आ गए हो, अब तुम ही अपनी विरासत, अपने घर दुकान और हम दोनों को भी संभालो। अब चाचा, चाची और वेद प्रकाश सब खुशी से अपना जीवन जीने लगे। लेकिन तभी अचानक उनके घर पर एक नाई आया। नाई को देखते ही वेद प्रकाश कमरे में छुप गया और नाई ने वेद प्रकाश के चाचा से कहा, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। तब चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, शादी की तारीख बताओ। हम तो भूल ही गए थे कि हमारे वेद प्रकाश का रिश्ता तो बचपन में ही हो गया था। अब सभी लोग आपस में मुंह मीठा करते हैं और नाई चला जाता है। दोनों तरफ शादी की तैयारी हो जाती है। अब एक दिन शादी का समय भी आ जाता है। वेद प्रकाश दूल्हा बनकर सुरीति के घर आता है। उसके चेहरे पर सहारा होता है जिससे उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता। शादी हो जाती है और जब खाने का समय आता है तो उसका सहारा हटाया जाता है। सहारा हटते ही सब लोग उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारा नौकर देव है। सुरीति और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि देव, तुम दूल्हा बनकर कैसे आए? तब वेद प्रकाश पूरी सच्चाई बताता है। वेद प्रकाश बताता है कि उसका रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। वह अपने परिवार के पास वापस चला गया और बहुत खुशकिस्मत महसूस करता है कि उसे सुरीति जैसी लड़की मिली। सुरीति भी कहती है कि आप इतने अच्छे परिवार से हैं, फिर भी आपने हमारे घर में नौकर का काम किया। मैं आपकी सरलता से बहुत खुश हूं। आपने कभी घमंड नहीं किया। वेद प्रकाश बताता है कि संयोग से ही वह यहाँ नौकरी कर रहा था और कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि सुरीति उसकी होने वाली पत्नी है। जब सेठ जी ने नाई को सुरीति के ससुराल भेजने के लिए बुलाया, तभी उसे सब पता चला। इसके बाद वह अपने घर वापस गया ताकि बारात लेकर आ सके। यह बात पूरे परिवार और रिश्तेदारों में फैल गई। सुरीति के माता पिता बहुत खुश थे कि उन्हें दामाद के रूप में वही देव मिला जिसे वे चाहते थे। वेद प्रकाश के चाचा और चाची भी यह जानकर हैरान थे कि उनका बेटा वेद प्रकाश इसी घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था। दोनों परिवार बहुत खुश थे। इसके बाद खुशी खुशी शादी की बाकी रस्में भी निभाई गईं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी सफर अकेले नहीं करना चाहिए। अगर इंसान नहीं तो कोई जानवर ही सही, लेकिन साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि साथ होने से मुसीबतें कम लगती हैं। किसी भी अनजान जगह पर खाना खाते समय पहले अपने भोजन का कुछ हिस्सा किसी पशु या पक्षी को खिलाएं और फिर खुद खाएं। अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से झाड़कर बिछाएं। मुसीबत के समय विवेक ही सबसे अच्छा मित्र होता है, यानी ठंडे दिमाग से सोच समझकर मुसीबत से निकलने का उपाय करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, वरना आजकल लोग पीठ फेरते ही इंसान को भूल जाते हैं। किसी की बात याद रखना तो बहुत दूर की बात है, साथ ही इस बात को हमेशा याद रखना कि रिश्तेदारों का असली व्यवहार तभी सामने आता है जब आदमी गरीब हो। जब पैसा, घर, गाड़ी पास हो तो हजारों मित्र बन जाते हैं, मगर खास मित्र या असली रिश्तेदार वही होता है जो गरीबी के समय में मुंह ना फेरे और हर संभव तरीके से मदद करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।